पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है और इस दौरान प्रदेश के संगठनात्मक और समसामयिक मुद्दों पर भी बातचीत की है। वहीं प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। नितिन नवीन का इसी महीने उत्तराखंड दौरा भी प्रस्तावित है और मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात को इसी दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं सीएम धामी ने नितिन नवीन को उत्तराखंड का शहद भी भेंट किया है। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले सियासी दलों ने संगठनात्मक किलेबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी अपने मजबूत कैडर को और धार देने में जुटी हुई है तो कांग्रेस भी लंबे वक्त बाद संगठन में नई जान फूंकने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 2027 के चुनावी रण से पहले उत्तराखंड की सियासत में संगठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल अब बूथ से लेकर जिले तक अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गए हैं। संगठन के दम पर चुनावी लड़ाइयों में बढ़त बनाने वाली बीजेपी अब अपने 22 फ्रंटल संगठनों को प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक सक्रिय करने की तैयारी में है। पार्टी 7 मोर्चों के लिए प्रदेश से लेकर जिला स्तर पर प्रभारियों की तैनाती भी करने जा रही है। इससे पहले शनिवार को बीजेपी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा ने अपने सभी 19 संगठनात्मक जिलों में जिला प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा कर दी। पार्टी का फोकस साफ है, चुनाव से पहले संगठन को और आक्रामक, एक्टिव और बूथ केंद्रित बनाना है। लेकिन जो हमारे फ्रंटल हैं, जैसे हमारे मोर्चे हैं, आजकल मोर्चों में हमारे सभी जनपदों के हम लोग प्रभारी घोषित कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो हमारे प्रकोष्ठ हैं, 22 हमारे प्रकोष्ठ हैं, उन प्रकोष्ठों में हमें प्रदेश में उसका गठन करना है, जिलों में उसका गठन करना है। इसके साथ साथ हमारी जो निचले की जो इकाइयां हैं, वो इकाइयां पहले से हम उसको फुलफिल कर चुके हैं। हमारे मंडल के सारी कार्यकारिणी इसमें बन चुके हैं, मोर्चों के भी हमारे पदाधिकारी इसमें बन चुके हैं। एक प्रकार से अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी की संगठन की संरचना जो है पूर्ण हो चुकी है। वहीं कांग्रेस, जिस पर लंबे समय से संगठनात्मक सुस्ती के आरोप लगते रहे, अब खुद को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश में दिखाई दे रही है। पार्टी ने हाल ही में करीब 200 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कर संगठन में नई ऊर्जा भरने की कोशिश की है। इन दिनों चारधाम यात्रा रूट के दौरे पर प्रदेश प्रभारी के साथ ही टॉप लीडरशिप की मौजूदगी से भी कुछ यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का दावा है कि कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक एक्टिव किया जा रहा है ताकि चुनावी जमीन पर पार्टी की मौजूदगी मजबूत हो सके। पूरे राज्य के हमारे जितने 27 के 27 संगठनात्मक जिले हैं, उनमें गठन करा। ब्लॉक्स हमारे बने हुए हैं, कुछ ब्लॉक्स रह गए थे, उन ब्लॉक्स को भी बना दिया गया। पूरे राज्य के 100% हमारी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है वो भी गठित हो गई है। 2 सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं। प्रदेश कार्यकारिणी का जहां तक सवाल है, अभी अध्यक्ष जी पुरानी कार्यकारिणी से काम चला रहे हैं। हम लोग, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूं और मैं अपना काम कर रहा हूं। इसी प्रकार से हमारे प्रवक्तागण काम कर रहे हैं। दरअसल अब चुनाव सिर्फ चेहरों या नारों से नहीं जीते जाते, बल्कि मजबूत संगठन, एक्टिव कैडर और बूथ मैनेजमेंट ही जीत हार तय करते हैं। यही वजह है कि 2027 की लड़ाई से पहले बीजेपी और कांग्रेस ही दोनों ही संगठनात्मक धार तेज करने में जुट गए हैं ताकि चुनावी तैयारियों में कोई चूक न रह जाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। दो 2027 से पहले बीजेपी पूरा ग्राउंड वर्क कर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के साथ ही कार्यकर्ताओं में एकजुटता बनी रहे, इसके लिए भी 11 सेशन के जरिए कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए गए हैं। 2 दिन तक देहरादून के एक होटल में चले जिला प्रशिक्षण अभियान में चुनाव जीतने के साथ ही समाज का विश्वास जीतने के भी टिप्स दिए गए हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से पार्टी में सोशल मीडिया के जरिए वायरल लेटर, कथित गैंगरेप जैसे कि मामले उलझे, उस पर भी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को सोच समझकर काम करने की नसीहत दी है।
सोशल मीडिया पर भी ये काफी वायरल हुआ। सेशन में किस तरह से कार्यकर्ताओं को काम करना है इसके बारे में भी समझाया गया। इसके साथ ही डिजिटल अनुशासन से लेकर असंयमित भाषा से संगठन की छवि को नुकसान न पहुंचे, इस पर भी कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी गई। लगभग 11 विषयों के साथ 11 वक्ता जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से कार्य करने का ढंग, मीडिया के प्रबंधन, सोशल मीडिया का विषय, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में कार्यकर्ता को किस प्रकार से खड़ा होना है, वो व्यवहारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से कार्यकर्ता बने, इस हेतु इस प्रकार के उपक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो अभी जो मॉडर्न ज़माना है, यहाँ पे सोशल मीडिया का उपयोग होता है, बहुत सारे सत्र है जो आज के चैलेंजेस है उनको कैसे लेना है, कैसे हमारी पार्टी उनको टैकल करेगी। आजकल सोशल मीडिया है जिसपे अनाप शनाप चीज़ें भी बहुत जल्दी फेक न्यूज़ भी आगे बढ़ जाती है, उसको कैसे काउंटर करना है और कैसे हमें अपनी सैद्धांतिक पार्टी प्रिंसिपल्स और रीति नीति को रखते हुए कैसे आगे बढ़ना है, ये सब हमारी कार्यशाला में सिखाया गया। 5 मई की रात केदारनाथ यात्रा से लौट रही लापता प्रज्ञा सिंह बिहार के बेगूसराय से मिली है, जो ट्रेन में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। दरअसल हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र के पास में नंदा देवी एक्सप्रेस से लापता हुई प्रज्ञा सिंह की पुलिस लगातार तलाश कर रही थी और 5 मई की रात करीब 12 बजे अपने पति के साथ में नंदा देवी एक्सप्रेस में सफर कर रही थी और प्रज्ञा सिंह ट्रेन से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। अब नव दंपति केदारनाथ धाम से दर्शन करके गाजियाबाद लौट रहे थे। हाल ही में दोनों की शादी हुई थी और नींद की झपकी आने के बाद में जब पति की आंख मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के पास में खुली, तब उसने पत्नी प्रज्ञा को गायब पाया और उसके बाद में खोजबीन शुरू कर दी। जांच में प्रज्ञा की लास्ट मोबाइल लोकेशन लक्सर रेलवे स्टेशन के पास में मिली थी, जिसके बाद में लक्सर कोतवाली में महिला की गुमशुदा की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि प्रज्ञा अपने पति से नाराज चल रही थी। और ज्यादा जानकारी के साथ में सतेंद्र बर्तवाल जुड़ गए हैं। सतेंद्र, क्या अपडेट मिल पाई है, कैसे गायब हुई थी प्रज्ञा? बिल्कुल अमनदीप, पहले मैं आपको ये बड़ी खबर बता देता हूँ कि प्रज्ञा फिलहाल पुलिस को मिल चुकी है। प्रज्ञा बिहार के बेगूसराय से प्रज्ञा को पुलिस को बेगूसराय में मिली है और प्रज्ञा पुलिस के हवाले पुलिस अब लगातार प्रज्ञा से पूछताछ कर रही है। बताया जो जा रहा है कि क्योंकि 5 तारीख को जो प्रज्ञा और उसके हस्बैंड जो मनीष, क्योंकि केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए गए थे, वहां से वापस लौटते हुए जब इन्होंने देहरादून से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी थी और ट्रेन के बाद क्योंकि जो मनीष की जो नींद खुली थी, बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में उन्हें पता चला कि प्रज्ञा उनके साथ है नहीं, जिसके बाद उनको काफी ढूंढ खोज की। लास्ट मोबाइल लोकेशन लक्सर मिला। लक्सर में जब वो पहुंचे तो उन्होंने लक्सर में ये पूरे मामले में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है प्रज्ञा की गुमशुदगी का। उसके बाद पुलिस ने लगातार छानबीन की, पूछताछ की और लगातार पुलिस जब ये पूरे मामले पे देख रही थी तो उसमें आज का डेवलपमेंट ये रहा कि प्रज्ञा फिलहाल पुलिस को मिल चुकी है और बेगूसराय में प्रज्ञा मिली है बिहार के। अब वहाँ किस तरीके से पहुंची, कैसे पहुंची है, उससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। जी तो बिल्कुल। और परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या कोई रिएक्शन सामने आया फैमिली का? क्योंकि ये भी जानकारी मिली है कि क्योंकि प्रज्ञा ने सबसे पहले आज ही अपने माँ को फोन करके अपने सकुशल होने की बात कही थी और उसके बाद जब ये जानकारी मिली तो उसके बाद पुलिस लगातार एक्टिव हुई, क्योंकि अलग अलग टीमें पुलिस की निकली थी, प्रज्ञा की ढूंढखोज कर रही थी। और प्रज्ञा ने जब क्योंकि अपने मोबाइल से बात नहीं की, किसी अन्य के मोबाइल से प्रज्ञा ने अपनी माँ को जब फोन मिलाया था, फोन पे बातचीत हुई थी, सकुशल अपने को बताया था और उसके बाद पुलिस ने उसी मोबाइल को ट्रेस कर पुलिस की बेगूसराय पहुंची और बेगूसराय में पुलिस ने फिलहाल प्रज्ञा को अपने पास। ठीक है सतेंद्र, मैं आपसे और जानकारी लेंगे, लेकिन विभूम विश्नोई हमारे साथ में जुड़ गए हैं, प्रज्ञा सिंह के भाई हैं। विभूम जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और अब फाइनली आपकी बहन मिल गई है, लेकिन दो तीन चीजें इसके पीछे सामने आ रही। पहला तो ये कि नाराजगी की बात कही जा रही है, दूसरा गायब होने को लेकर FIR दर्ज करवाई गई थी। फिलहाल क्या आपकी अभी तक प्रज्ञा से बात हुई थी, क्या हुआ था उस वक्त? नहीं, मैं नहीं हुई है प्रज्ञा से हमारी, और ये अभी हमें पता भी नहीं चला है। पुलिस ने बस हमें बुलाया है वापस लक्सर थाने। अभी किसी की भी कोई भी बात नहीं हुई है प्रज्ञा से।
लेकिन नाराजगी की बात कही जा रही है, क्या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? क्या कोई भी गायब होने से पहले आपकी फैमिली की बात हुई हो? नहीं मैम, बात तो हुई है, लास्ट बात मौसी से ही हुई है मेरी, लेकिन ऐसा कोई लड़ाई झगड़े का तो अभी तक सामने नहीं आया है। ठीक है, और फिलहाल पुलिस की तरफ से आपको क्या जानकारी दी गई है? पुलिस के हिसाब से जानकारी ये है कि लक्सर थाने पहुंचे, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी। तो मैंने पूछा भी उनसे फोन पे कि क्या सर जानकारी है, बोले नहीं आप पहले थाने आइए, थाने में बात करेंगे। ठीक है, तो आपकी फैमिली कब तक थाने पहुंचेगी? क्या कोई और भी इस दौरान बातचीत प्रज्ञा से अगर हुई हो आपकी तो? 5 घंटे लगे मैम, हम लोग दिल्ली आ गए थे। वो खोया पाया के पोस्टर्स वगैरह बांटने चिपकाने हम लोग आए थे, क्योंकि आज संडे था तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे दिल्ली में भी हम लोग कुछ एक बार ट्राई करें। तो अभी हम लोग बस दिल्ली से निकल रहे हैं, तो हमें 3-4 घंटे 5 घंटे मैक्सिमम लगेगा पहुँचने में वहाँ पे। ठीक है, लेकिन कोई आपको ऐसा डाउट हो कि आखिर क्या हुआ होगा, क्योंकि आप तो आपकी बहन को बेहतर तरीके से जानते होंगे? मैम FIR हम ही लोगों ने करवाई है, हमें तो अपहरण का डाउट था। अब अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पुलिस ने बुलाया है, तो आगे तो पुलिस ही बताएगी मैम। क्योंकि नाराजगी की बात कही जा रही है, तो क्या आप जो प्रज्ञा के पति हैं, आपके जीजा हैं, क्या उनको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे पास तो कुछ बताया ही नहीं गया है मैम। ठीक है, हमारे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो आपको गुमशुदगी की जानकारी कहाँ से मिली थी फिर? हमारे जो बहनोई हैं उन्होंने हम लोगों को फोन लगा के इन्फॉर्मेशन दिया था कि बहन नहीं मिल रही है, मतलब वो ट्रेन में नहीं है। ठीक है, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, प्रज्ञा मिल गई है, लेकिन अब फैमिली वाले जा रहे हैं पुलिस स्टेशन और बाकी जानकारी उनको वहीं पर पहुंच के मिल पाएगी। सत्येंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए थे, संवाददाता सत्येंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। चमोली में नीति मलारी हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। बताया जा रहा है कि हाईवे को डबल लेन बनाने का काम चल रहा था और इसके लिए कटिंग कार्य के दौरान पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। वहीं प्रशासन की टीम ने नीति मलारी नेशनल हाईवे को लगभग 7 घंटे के बाद में कड़ी मशक्कत के बाद खोल दिया, जिससे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। तो 7 घंटे बाद इस रास्ते को खोला गया है और यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ था, जिस वजह से इस रास्ते को बंद किया गया था। ये कुछ दिन पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल अब रास्ता खोल दिया गया है। तो जो पर्यटक हैं उन्होंने राहत की सांस ली है। तो डबल लेन बनाने को लेकर काम चल रहा था और उसी दौरान ये लैंडस्लाइड हुआ था। हल्द्वानी के मोटा हल्दू इलाके में एक युवती के चलते चलते मौत हो गई है। रिमझिम नाम की ये लड़की एक फैक्ट्री में काम करती थी। काम खत्म होने के बाद में वो अपने साथियों के साथ में घर लौट रही थी, लेकिन तभी फैक्ट्री के बाहर उसे अचानक से चक्कर आया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। ये पूरी घटना वहां लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई है। हालांकि इसके बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने रिमझिम को मृत घोषित कर दिया। बागेश्वर जिले की सरयू और रामगंगा घाटी में महिलाओं का शराब विरोधी आंदोलन लगातार मजबूत होता जा रहा है। झूनी गांव के बाद में अब कीमू गांव की महिलाओं ने भी शादी समारोह में बारातियों के बैग चेक कर शराब की बोतलें सार्वजनिक रूप से तोड़ दी है। महिलाओं का कहना है कि शराब गांव में घरेलू हिंसा, आर्थिक तंगी और सामाजिक तनाव की बड़ी वजह बन चुकी है। इससे पहले श्यामा बाजार में भी महिलाओं ने शराब की दुकान के खिलाफ प्रदर्शन करके भूख हड़ताल की थी। अब ये मुहिम पूरे क्षेत्र में जन आंदोलन का रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। पहले पकड़ के फोड़ा है। अच्छा, अब ये वाला बोतल है, देखो ये बढ़ती वालों का बोतल है, इसमें तोड़ना चाहते हैं हम। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन के लिए अब तक सिर्फ एक मदरसा आगे आया है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर सब कुछ ठीक है तो रजिस्ट्रेशन में मदरसा संचालकों को किस बात का डर है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रदेश में मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड मदरसे भी नॉर्म्स के अनुसार नहीं हैं। ये हम नहीं बल्कि बाल आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना खुद कहती हैं। मस्जिद, हॉस्टल और क्लास सब एक ही जगह करवाई जा रही हैं,
ना मदरसों को लेकर पूरी जानकारी है, ना ही उसके कागजात समझ में आ रहे हैं। हाल ही में मदरसों में किए गए निरीक्षण में कई अनियमितताएं मिली, जिसके बाद साफ हो गया कि प्रदेश में चल रहे मदरसों की नए सिरे से जांच जरूरी हो गई है। अगर आप बच्चों को सीसीआई की तरह रख रहे हो तो आप डीपीओ को इन्फॉर्म करिए। अगर आप हॉस्टल चला रहे हैं तो फिर आप हॉस्टल के जो शिक्षण संस्थान के नॉर्म्स हैं कि हर बच्चे पे इतने वर्ग फीट जगह होनी चाहिए, ऐसी किचन होनी चाहिए, ऐसा वो होना चाहिए, वो सब जरूर हमें फॉलो करना चाहिए। तो बिहार के बच्चे आ रहे हैं, उनके माता पिता को पता नहीं है और सारे डॉक्यूमेंट्स उर्दू में हैं, तो कैसे मैं एज ए एजेंसी या डीपीओ एज ए एजेंसी या पुलिस एज एन एजेंसी, अब हम अपने साथ में एक उर्दू का ज्ञान का तो बंदा लेके घूमते नहीं है, तो कैसे हम इसको वो करें, ये है चैलेंज है। दरअसल प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों पर भी 117 मदरसे चल रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि ना बच्चों के रहन सहन पर ध्यान दिया गया, ना ही पढ़ाई पर, यहाँ तक कि पढ़ाने वाले शिक्षकों की भी कभी क्वालिफिकेशन चेक ही नहीं की गई। देखिए, सिस्टमैटिक मदरसों में कुछ भी नहीं है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि मदरसों की ना तो कभी पढ़ाई पे ध्यान दिया गया, ना मदरसे की शिक्षा के ऊपर, ना बच्चों के रहन सहन के ऊपर। एक क्वालिटी एजुकेशन होती है और एक क्वालिटी एटमॉस्फेयर होता है। मुझे लगता है कि मुसलमानों को तो दूध में से मक्खी की तरह जैसे निकाल के डाल देते हैं, वैसे डस्टबिन में डाला हुआ था। तो ना उन बच्चों के पास रहन सहन की कोई अच्छी फैसिलिटीज़ है, ना वहाँ की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं, और ना कोई नॉर्म्स बने ऐसे कि आपको मदरसा खोलना है, बच्चों को यहाँ पे रखना है, तो उसके लिए क्या नॉर्म्स होंगे। तो अब क्योंकि मदरसा बोर्ड समाप्त कर दिया है युवा मुख्यमंत्री जी द्वारा। सवाल ये है कि अब जब सिर्फ 1.5 महीने का वक्त बचा है तो फिर क्यों प्रदेश के मदरसा संचालक अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। अगर सब कुछ पाक साफ है तो फिर नियमों से चलने में किस बात का डर। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम करवट बदलने जा रहा है। प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एंट्री के बाद में कल से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में तेज आंधी के साथ में बारिश की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश के कई इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। उत्तराखंड में जिस तरह से मौसम का मिजाज बदल रहा है, उसे देखते हुए अगर आप ये समझ रहे हैं कि सामान्य से ज्यादा बारिश प्रदेश की खेती किसानी के लिए वरदान है, तो हमारी एक खबर आपके लिए है। प्रदेश में बेमौसम और सामान्य से ज्यादा बरसात एक्सपर्ट्स नुकसानदायक बता रहे हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में मार्च से लेकर मई 10 तारीख तक सामान्य से 46% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि प्रदेश में तकरीबन 20 साल बाद इस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। बारिश का होना हमेशा अच्छे संकेत के तौर पर देखा जाता है, लेकिन जिस तरह से एक ही समय में अत्यधिक बारिश रिकॉर्ड की जा रही है, ये पैटर्न नया है और ऐसा कब तक रहेगा, इसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। तो ये एक्टिविटी कंटिन्यूस पिछले जो है 29 खास तौर से 29 से 30 अप्रैल के आसपास से ये एक्टिविटी चल रही है, जिससे कि हमारे को ये जो है टेम्परेचर्स फॉल देखने को कंटिन्यूसली देखने को मिले। यहाँ तक कि कुछ जो है हमारे को पहाड़ी जनपदों में खास तौर से वहाँ पे हमको 8 से 9 डिग्री का भी फॉल देखने को मिला है। अदरवाइज 3 से 4 डिग्री फॉल तो लगभग सभी स्टेशनों पे टेम्परेचर में फॉल देखने को मिला है मैक्सिमम टेम्परेचर से, इसलिए ऐसा लग रहा है, इसलिए गर्मी से थोड़ा राहत मिला है। वहीं मिट्टी और पानी का रिलेशन जानकार बताते हैं कि काफी महत्वपूर्ण होता है। वो कहते हैं कि एक ही समय पर अत्यधिक बारिश हमेशा भूमि का कटाव करती है। बारिश तभी खेती के लिए फायदेमंद है जब तक वाटर रिचार्ज करे, और वो तभी होगा जब बारिश का पानी पेड़ों के जरिए जमीन में समाए, वरना बहता पानी हमेशा खेती बर्बाद करता है। नुकसानदेह निश्चित है। अगर हमारा जो इरेटिक रेनफॉल है उसकी वजह से जहाँ जहाँ पर भी हमारी भूमि
सीधे एक्सपोज होती है, जहां पर वर्षा का जल सीधे उस पर प्रहार करता है, वहां पर या तो मिट्टी का कटाव होगा या जो भी उस खेत में लगा हुआ है उसका नुकसान होगा। तो अगर इसीलिए जो कृषि वानिकी का जोर है, या मान लीजिए जो हम कहते हैं कि हमारा जो भी वन है वो आच्छादित रहे, ठीक से उनमें पूरा कहीं भी खाली जगह न हो, उसी तरीके से जो खेत भी हैं हमारा, जैसे जहां जहां भी आप देख लीजिएगा कि जिन खेतों में भी पेड़ हैं या कृषि वानिकी जिसको हम कहते हैं, वहां पर भूमि क्षरण कम होगा। यानी इरेटिक वेदर कंडीशन पिछले कुछ सालों में तेजी से देखने को मिली है और इसके फायदे के बदले किसानों के चेहरे मुरझा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट भी आने वाले दिनों में दिख सकता है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। अगर आप चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं और मसूरी होकर यात्रा रूट पकड़ने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। मसूरी में लगातार लग रहे भारी जाम को देखते हुए पुलिस ने चारधाम यात्रियों के लिए मसूरी मार्ग पर रोक लगा दी है। ऐसे में देहरादून से ही यात्रियों को वापस डाइवर्ट किया जा रहा है। देहरादून में ही पुलिस यात्रियों को रोककर वैकल्पिक मार्गों की तरफ भेज रही है। पुलिस ने यात्रियों के लिए विकासनगर कालसी, लाखा मंडल होते हुए टिहरी, चंबा और जाने वाला जो वैकल्पिक रूट है वो तैयार किया है। इसके अलावा ऋषिकेश और नरेंद्र नगर वाले मार्ग पर भी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। पुलिस का कहना है कि मसूरी में फिलहाल पर्यटकों की भारी भीड़ है और सड़कें वाहनों के दबाव में संभाल नहीं पा रही हैं। ट्रैफिक है उसको विकासनगर से भेजते हैं, जो हमारा प्रेमनगर वाला रूट है वहां से विकासनगर भेज रहे हैं, जो टेम्पो ट्रेवलर है और बड़ी बसें हैं। छोटी गाड़ी यहाँ से जा सकती हैं, उनको भी हम आगे जो गज्जी बैंड पड़ता है जहां से एक रास्ता जाता है हाथी पाव की तरफ और एक रास्ता जाता है लाइब्रेरी चौक की तरफ, उनको गज्जी बैंड से डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि वो जो शहर है मसूरी शहर में वो कंजेशन ना बनाए। ये हमारा प्लान है, बेसिक प्लान। चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड यात्री पहुंचे हैं और चारों धाम में अब तक करीब 10 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। अब तक 4,20,000 से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में अब तक 2,45,000 भक्त बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में हर दिन 14 से 15,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। उधम सिंह नगर जिले में किच्चा में तेल मिल व्यापारी के घर पर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। 3 आरोपियों के साथ में लाखों के आभूषण और नकदी भी बरामद की गई। रुद्रपुर के रामपुरा में चाउमीन विवाद को लेकर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हल्द्वानी के दमुआ ढूंगा में पुलिस और एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टीम ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में साइबर ठगों ने हरियाणा के एएसआई को कुचलने की कोशिश की। आरोपियों ने एएसआई को कार के बोनट पर घसीटा। उत्तरकाशी में पुलिस ने चेकिंग के दौरान चरस तस्कर गिरफ्तार किया। तस्कर से 80,000 रुपए की 428 ग्राम चरस बरामद की। चंपावत के चर्चित कथित गैंगरेप मामले को लेकर हरिद्वार में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। हरिद्वार के प्रतिबंधित क्षेत्र में मांस मदिरा की ऑनलाइन डिलीवरी होने पर हिंदुवादी संगठन ने जताई आपत्ति। धार्मिक क्षेत्र में नॉनवेज उपलब्ध कराने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की मांग की। पिथौरागढ़ में धारचूला में टैक्सी यूनियन ने फिलहाल चक्का जाम को स्थगित कर दिया है। प्रशासन के साथ में टैक्सी चालकों, व्यापार संघ पदाधिकारियों और होम स्टे संचालकों की मीटिंग हुई। बद्रीनाथ में एक यात्री की तबीयत अचानक से खराब हो गई। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने हेली सेवा के जरिए मरीज को एम्स ऋषिकेश में भेजा। टिहरी में बहुउद्देशीय विधिक सेवा एवं जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ है। लोगों को कानूनी सहायता और अधिकारों की जानकारी दी गई।